हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। While revising Indian President, in the last class we could not complete three important powers of the President, and those are veto power, ordinance making power, and pardoning power of the President. So ये इस क्लास में इन तीनों पावर्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड दे देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडिविजुअल टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बिसाइड्स इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिसाइज पोजीशन है प्रेसिडेंट का ये देखेंगे। ये तीनों वीटो पावर, पार्डनिंग पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इंडिविजुअल टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप गवर्नर पढ़ेंगे, इसके बाद हम गवर्नर रिवाइज करेंगे, तो मेक श्योर कि आप प्रेसिडेंट को होलिस्टिकली रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो सेंटर में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं, वो सिमिलर प्रोविजन स्टेट्स में गवर्नर का है। सो जब हम, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को इतना होलिस्टिकली रिवाइज किया है, while revising governor we will skip all the similar provision and will focus only on the exceptions जो वहां पे है। so अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो it will be very easier for you. So let's delve into the discussion and let me tell you, these classes are going to be really helpful for you if you follow them. In the end हम all the major topics, all the major themes जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वी आर गोइंग टू कवर, और दिन के एक दो क्लासेस वी आर गोइंग टू ब्रिंग, एंड अगले 10 दिन में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए एंड डू फॉलो दिस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विथ वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सी, कोई भी बिल पार्लियामेंट पास करती है तो एक्ट तभी बन सकता है जब वो बिल प्रेसिडेंशियल एसेंट रिसीव करता है, राइट? कोई भी बिल तब एक्ट बनेगी जब उसको क्या मिलेगा? प्रेसिडेंशियल एसेंट। सो एक बिल, कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास करके जब प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए भेजा जाता है, तो अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। There are 3 options that are given under Article 111 of the Constitution where a bill is duly passed by the Parliament and is sent for presidential assent. कौन-कौन से हैं? पहली, the first option is the President gives his assent to the bill. Secondly, President withholds his assent to the bill, and thirdly, President returns the bill for reconsideration of the Parliament. So under Article 111 of the Constitution, President has 3 options when a bill is passed by the Parliament and given to him for his assent. He can give his assent to the bill, he can withhold his assent to the bill, and he can return the bill for the reconsideration of the Parliament. याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ने अगर बिल रिटर्न किया है पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के, एंड पार्लियामेंट जो है बिल पास कर देती है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, एंड ये फिर से बिल प्रेसिडेंट को आता है फॉर हिज एसेंट, सो इन दिस सिचुएशन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट विल गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये आप याद रखेंगे। सो देखिए, अब हम आते हैं वीटो पावर पे। सो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज एसेंट, यहां से इमानेट होता है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो का जो लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, यानी पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन पास तो कर दिया है, बट जो अल्टीमेट अथॉरिटी है एक बिल को एक्ट में ट्रांसलेशन का किसके पास है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास है। सो व्हेन प्रेसिडेंट exercises his veto power,
So what he does in literal sense, exactly what president does when he exercises his veto power, he forbids an act, he forbids a bill from becoming an act. एक बिल को एक्ट बनने से फॉरबिड करने का जो प्रोसेस है वो है वीटो पावर। अब इसका एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट को अपने इस पावर का एक्सरसाइज करना पड़ रहा है कि एक बिल है जो कि ड्यूली पास्ड बाय पार्लियामेंट है एंड प्रेसिडेंट इज फॉरबिडिंग द बिल फ्रॉम बिकमिंग दैट। तो इसके ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड्स हैं, इस फॉरबिडिंग पावर के टू फोल्ड्स ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्लियामेंट कोई हेस्ट में, जल्दीबाजी में कंप्रिहेंसिवली एक लेजिस्लेशन को कवर ना करे और एक हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन पास कर दे। जल्दीबाजी में एक कोई पूरी तरह से उसको बकायदे ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना करके उस लेजिस्लेशन को पास कर दे, तो इसको प्रोहिबिट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। सेकेंडली, कोई ऐसी बिल है जो पार्लियामेंट ने पास कर दी है बट प्राइमा फेसी प्रेसिडेंट को यह लगता है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को एक्ट में बदलने से फॉरबिड करने के लिए प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज इट वीटो पावर। सो ऑब्जेक्ट क्या है वीटो पावर का? To prevent hasty and ill-considered legislation, also to prevent any unconstitutional bill from becoming an act. So this is the twofold objective for the conferring veto power to the President of India. अब आइए हम देखेंगे कि modern states में different types of veto होते हैं. So we are going to see types of veto. Okay. सो इन मॉडर्न स्टेट्स वी सी कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चार तरह के वीटो पावर एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकेंड वन इज क्वालिफाइड वीटो, थर्ड वन इज सस्पेंसिव वीटो एंड फोर्थ वन इज पॉकेट वीटो। Okay, so these are the four types of vetoes that are enjoyed by executives in modern states. अब absolute veto means क्या होता है? To withhold the assent of the bill. और यहाँ पे withhold मतलब होता है to forbid, to completely reject, utter rejection of the bill. हम डिटेल में अभी देखेंगे। So एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट विथहोल्ड सजेशन एसेंट एंड विथहोल्डिंग का मतलब होता है अटर रिजेक्शन। हम देखेंगे आगे इसका डिटेल में। क्वालिफाइड वीटो का मतलब होता है दैट इट कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ हायर मेजॉरिटी। दैट इज लेजिस्लेचर ने एक प्रोसेस फॉलो करके बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास सेंड किया है, बट प्रेसिडेंट ने वीटो पावर यूज किया। दैट इज प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, दैट प्रेसिडेंट ने जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया है। और अब लेजिस्लेचर के पास क्या ऑप्शन है कि जिस भी कंट्रीज में क्वालिफाइड वीटो यूज होती हैं वहां पर अगर लेजिस्लेचर सेम बिल को हायर मेजोरिटी से पास करके सेंड कर दे तो that legislature can override the veto power used by the executive of that state. Clear है? So qualified veto में क्या होता है कि it can be overridden by the legislature with higher majority. In suspensive veto में क्या होता है कि this suspensive veto can also be overridden by the legislature but with ordinary majority. दैट इज एक बार पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने बिल पास करके अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव को असेंट के लिए भेजा है और दैट एग्जीक्यूटिव इज एक्सरसाइजिंग हिज और हर वीटो पावर, तो अब लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो सेम बिल को दोबारा ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी जो पीछे प्रीवियस बिल में जो प्रोसेस फॉलो हुआ है सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ बिल पास करके सेंड कर देती है। देन लेजिस्लेचर
can override the veto power exercised by that executive. So in suspensive veto, the suspensive veto can be overridden by the legislature with ordinary majority. And in pocket veto means taking no action at all. Taking no action, either positive और नेगेटिव, आप कुछ नहीं कर रहे, नीदर यू आर रिटर्निंग नॉर यू आर एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट वीटो. सो आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट कीपिंग द बिल इन डोल्ड्रम्स, दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो. अब these are the types of veto which are exercised by the executive in modern state. अब इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो पावर है, तो आप याद रखेंगे कि दैट इंडियन प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो. तो ये तीनों अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. When it comes to qualified veto, that can be overridden by the legislature with higher majority. This is available to, qualified veto is available to USA president and not to Indian president. ठीक है. So now we will be dealing with these three types of veto powers of the president. Indian president के पास कौन कौन से हैं? Absolute veto है, suspensive veto है and pocket veto है. Now come to absolute veto. What does it mean by absolute veto? Absolute veto means to withhold the assent. What does it mean by withholding the assent? Outright rejection. Outright rejection of the bill. And once president rejects a bill, that is once president withholds his assent, the bill ends. बिल की डेस्टिनी यहीं पे खत्म हो जाती है, इसका बिल का कोई फ्यूचर ही नहीं है. द बिल एंड्स. सो दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज मीन्स बाय एब्सोल्यूट वीटो. आपके बुक में लिखा हुआ है टू एब्सोल्यूट वीटो में टू विथहोल्ड द एसेंट. व्हाट डज इट मीन बाय विथहोल्डिंग एसेंट? outright rejection of the bill. And once president exercises absolute veto and by virtue of it, it outright rejects the bill then and there ends. इसकी destiny खत्म. So there are the two cases where this absolute veto can be exercised. One with respect to private member bill and one with respect to government bill. And who is private member? Any member other than minister. Any member other than minister is private member. And in case of government bill, फर्ज कीजिए एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि दोनों हाउसेस ने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के पास गई है एसेंट के लिए, और तब तक प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, ऐसा सिचुएशन, और तब तक जो सिटिंग कैबिनेट है वो किसी कारण से रिजाइन कर देती है, और जो न्यू कैबिनेट आती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करती है टू विथहोल्ड एसेंट. सो the absolute veto can be exercised in both cases, in private member bill and government bill also. So हमने देखा गवर्नमेंट बिल के केस में किसी जो न्यू कैबिनेट आ रही है वो एडवाइज कर रही है प्रेसिडेंट को टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो. यानी हम क्या याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज एक्सरसाइज्ड ऑन द exercised on the and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. याद रखेंगे आप. सो आपको याद रखना है कि टिल नाउ, अब तक 2 बार ऐसा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जहां पे प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज किया है. और ये कब हुआ था? फर्स्ट वन इन 1954. तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के अगेंस्ट में एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज किया था. एंड अगेन इन 1991 द देन प्रेसिडेंट आर वेंकटा रमन
R. Venkata Ramana exercised this absolute veto against a bill passed by the parliament that was related to salary and allowances of member of parliament. ये आप याद रखेंगे. आपको अब सामने में जो दिख रहा है एब्सोल्यूट वीटो से रिलेटेड जो भी आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसको आप गेट बाय हार्ट करेंगे और इसी को लेकर के आप एग्जाम में जाएंगे और कॉन्फिडेंट रहिएगा कि जो आपसे अगर आप ये जो भी क्लासेस हो रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा कि अगर आपसे नहीं बढ़ रहा है ना तो वो कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे जो शायद बना रहे होंगे और एक्सेप्शंस जो है वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं. इस बात की आपको गारंटी यहाँ मिल रही है. अब आइए, एब्सोल्यूट वीटो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे सस्पेंसिव वीटो. क्या देखेंगे? सस्पेंसिव वीटो. हमने सस्पेंसिव वीटो का डेफिनेशन देखा था कि it is a kind of objection by the president and that can be overridden by the legislature by passing a same bill with ordinary majority. So basically suspensive veto कुछ नहीं है, it is the power of the president to return the bill for the reconsideration of parliament. And एक ध्यान से सुनेंगे, सस्पेंसिव वीटो क्या है? इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. और याद रखेंगे आप कि एक बार पार्लियामेंट दोबारा बिल को पास कर दे विथ और विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया विथ और विदाउट अमेंडमेंट और फिर से ये प्रेसिडेंट को आ रहा है फॉर हिज एसेंट, तो इन दिस सिचुएशन इट इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल. यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है. इट मीन्स दैट इन केस ऑफ सस्पेंसिव वीटो, presidential veto can be overridden by the legislature with ordinary majority. जो हमने पहले डिस्कस किया है, प्रेसिडेंशियल वीटो कैसे ओवरराइड की जा सकती है? ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ओवरराइड की जा सकती है. ये इंडिया का सिनारियो है. हमने देखा यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अगर रिटर्न करते हैं बिल को फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन यूएसए, then legislature has to pass the bill with higher majority. But in India, the presidential veto can be overridden by ordinary majority. अब याद रखेंगे कि in case of money bill, president के पास क्या options होते हैं? President can either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill but cannot return the bill. अगर आपने एक बार भी पॉलिटी पढ़ी है तो इतना आपको पता होगा कि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही होता है पार्लियामेंट में विद प्रायर सैंक्शन. सो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? ही कैन ईदर गिव हिज एसेंट, ही कैन ईदर विथहोल्ड हिज एसेंट, बट ही कैन नॉट रिटर्न नहीं कर सकता है. यानी प्रेसिडेंट, अब आपसे पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट कौन से वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकता है. सो इफ प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट, देन प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो. इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है, बट क्योंकि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, सो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज सस्पेंसिव वीटो. याद रखेंगे आप ये, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंसिव वीटो. नाउ कम टू जो तीसरा वीटो हमारा रह गया, कौन सा है? थर्ड वीटो, पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो. अब देखिए, पॉकेट वीटो मतलब हमने कहा था कि टेकिंग नो एक्शन, कुछ नहीं करना, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव.
यानी प्रेसिडेंट एक्शन किस वे में ले सकते हैं? प्रेसिडेंट कैन रेटिफाई द बिल, दैट इज गिव एसेंट टू द बिल, withhold his assent, that is absolute veto का exercise, return the bill, that is suspensive veto का exercise. These are the three options जो प्रेसिडेंट ले सकते हैं. बट इन while exercising pocket veto, प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही नहीं लेते, neither positive nor negative. So this is called pocket veto. Again, आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है. नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है जिसके अंदर विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एक्शन ऑन एनी बिल. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम ही नहीं दिया गया है कि विद इन दिस फ्रेमवर्क, विद इन दिस टाइम लिमिट you have to take certain action on the bill. So because by virtue of this provision of the constitution that it does not prescribe any time limit for the president to take action, president can enjoy pocket veto. याद रखेंगे. But in case of USA president, if you see, वहां पे एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है that within 10 days the president has to take any action on the bill. आपको within 10, आप doldrums में नहीं रह सकते हैं. Within 10 days you have to take action on the given bill, and that is why it is said that pocket of Indian president is bigger than pocket of American president. याद रखेंगे आप. ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? ओके, लास्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि क्या इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया है? तो यू शुड रिमेंबर दैट इन 1986 द देन प्रेसिडेंट जैल सिंह exercised pocket veto against पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. ये आप याद रखेंगे. एंड इट वाज काइंड ऑफ imposing restriction on the freedom of press. उसके बाद जब प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन आए, देन ही सेंड, उन्होंने बिल को सेंड बैक किया था पार्लियामेंट्री रिकंसिडरेशन के, बट देन वो बिल ड्रॉप कर ली गई थी. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉकेट वीटो. मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये आपने समझ लिया, आपको इतना ही याद रखना है. आप चाहें तो वर्ड बाय वर्ड फ्लो चार्ट बना के आप जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए. इससे बियॉन्ड अगर आप समझ गए एसेंस कि एग्जैक्टली व्हाट इज वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट, मतलब समझ गए, आपको कोई नहीं रोक सकता है. ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है. लास्ट thing that I want to emphasize is veto power of president with respect to constitutional amendment bill. देखिए 24th amendment 1971 में उस समय की सरकार 24th amendment लेकर आती है, and this amendment made obligatory on the president to give assent to constitution amendment bill. यानी कोई भी constitutional amendment bill प्रेसिडेंट के पास जाता है assent के लिए, तो प्रेसिडेंट has to give his assent. यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई वीटो, ये सिंपल शब्दों में रखिए कि प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, दैट प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट. एंड ये रास्ता किससे बनाया गया? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से. तो मैंने मनी बिल आपको डिस्कस किया था कि मनी बिल में प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं एंड प्रेसिडेंट एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, बट कैनॉट रिटर्न का ऑप्शन नहीं है. यानी मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज absolute veto. President can exercise absolute veto, but
इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज, प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन हिम थ्रू द मैंडेट ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्सरसाइज इन मेड इन 1971। ये याद आप रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का स्टेट लेजिस्लेशन पे क्या क्या वीटो पावर है। दैट इज वी विल सी प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। इसके लिए हमें दो आर्टिकल्स रिफर करने होंगे, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201। देखिए आर्टिकल 200 के अंदर हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगी जब गवर्नर एसेंट देगा, तभी बिल एक्ट बनेगी, यानी हर बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास भेजा जाएगा। अब जब कोई भी बिल गवर्नर के पास भेजा गया है तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस है देख लेते हैं। गवर्नर कैन गिव हिज एसेंट, गवर्नर कैन withhold his assent, governor can return the bill for reconsideration, and fourth one can reserve the bill for presidential consideration। प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व कर दिया गवर्नर ने, एंड वंस दिस बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, then article 201 comes into force, and by virtue of article 201 अब स्टेट की बिल कहाँ आ गई, स्टेट की बिल गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट के पास अब बिल आ गई। तो आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट को क्या क्या ऑप्शन देता है। सो आर्टिकल 201 सेज कि when a state bill is presented to the president through governor, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। President can give his assent, President can withhold his assent, and President can return the bill for the reconsideration of the state legislature। ध्यान देंगे यहाँ पे 201 ये क्लियर करता है कि अगर प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रिटर्न करती है एंड स्टेट लेजिस्लेचर अगेन पास करती है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, then it is not obligatory। याद रखेंगे वर्ड, it is not obligatory on the president to give assent to the bill। यानी प्रेसिडेंट के गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व किया, 201 पिक्चर में आया। प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है, प्रेसिडेंट कैन गिव हिज एसेंट, विथहोल्ड हिज एसेंट एंड रिटर्न द बिल। प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके फिर से भेजा, अब एक फिर से प्रेसिडेंट के पास ये तीनों ऑप्शंस खुले हैं, प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट, withhold assent and return the bill, and president can keep doing this for n number of time। so याद रखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रेसिडेंट के वीटो को प्रेसिडेंट वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर रही थी ना, और एक बार पास करके भेज दिया दोबारा तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा एसेंट, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। बट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यू शुड रिमेंबर दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और मनी बिल के केस में अगेंस्ट प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल, मनी बिल के केस में इधर ही कैन गिव हिज एसेंट और विथहोल्ड हिज एसेंट। सेम है स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेम है सेंट्रल लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर के लिए जो प्रोविजन है मनी बिल के केस में वही स्टेट लेजिस्लेचर का लिए है कि क्योंकि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस ही होती है प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर के। सो रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है, आइदर आप एसेंट दीजिए या फिर विथहोल्ड कर दीजिए। विथहोल्ड कर देते हैं, आउटराइट रिजेक्शन है बिल का, बिल वहीं पे खत्म हो जाएगी। बट इन केस ऑफ मनी बिल
नोट डाउन करेंगे आप। इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट के पास दो ही रास्ता है, स्टेट लेजिस्लेचर की भी मनी बिल हो तो आइदर ये स्टेट लेजिस्लेचर की मनी बिल है और प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए रखा गया कि आइदर ही कैन गिव हिज एसेंट और withhold his assent. So in case of money bill also, president can exercise only absolute veto, not suspensive veto when it comes to money bill of state legislature. Again पार्लियामेंट, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब किया है। जस्ट अ मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है जिसके अंदर विद इन विच प्रेसिडेंट हैज टू टेक एक्शन व्हेन इट कम्स टू अ बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन बाय द गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर की कोई बिल अगर रिजर्व की गई है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए, तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन दिस टाइम यू हैव टू टेक द एक्शन। सो अगेन प्रेसिडेंट कैन एंजॉय पॉकेट वीटो ऑल्सो, याद रखेंगे आप व्हेन इट कम्स टू बिल ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, ये याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर यहाँ पे जो भी फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन करते चलिए, आपके रिवीजन के लिए इजी होगा। एंड वंस यू गेट बाय हार्ट करना, आपको इसी एसेंस को लेकर के एग्जाम में जाना है। और देखिए कि कैसे आपका पॉलिटी, अगर पॉलिटी से डर लगता है तो पॉलिटी से आपको प्यार हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। चलिए, सो we have already dealt with the veto power of the president. Now we are going to do ordinance making power of the president. ठीक है, हम इन सारे टॉपिक्स को, क्योंकि ये इंडिविजुअल टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से हो सकती है, एक्सक्लूसिवली पार्डनिंग पावर से हो सकती है, एक्सक्लूसिवली वीटो से हो सकती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगेन गवर्नर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो एक्सेप्शन है वही हम रिवाइज करेंगे when we will be revising governor in the next class, so be very mindful. अब हम देख रहे हैं ordinance making power of the president. तो see, we have read it that it is the most important legislative power of the president. Most important क्या है? Ordinance making power किस कैटेगरी में आता है? This is a legislative power. Okay, so under article 123, if you read article 123 of the constitution, it authorizes president to promulgate ordinances when the parliament is in recess. जब parliament recess में हो, then president can promulgate ordinance under article 123, and it is most important legislative power of the president. And this ordinance promulgated by the president under article 123 when parliament is in recess have same force and effect as the law of parliament, but इसका नेचर क्या होगा? टेम्पररी होगा। ये आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस का इफेक्ट इन नटशेल सेम, बिल्कुल जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वैसा ही है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है? टेम्पररी है। अब ये पावर प्रेसिडेंट में क्यों वेस्ट किया गया है? टू व्हाई दिस पावर हैज बीन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट टू मीट डिमांड ऑफ अर्जेंट लेजिस्लेशन। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उनको इमीडिएट बुलाया भी नहीं जा सकता है सेशन में, एंड प्रेसिडेंट इन दैट सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. सो दिस इज द precise motive behind conferring ordinance making power over the president.
और प्रेसिडेंट के ऊपर जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर, दिस इज सब्जेक्ट टू 4 कंडीशंस. दिस इज सब्जेक्ट टू 4 कंडीशंस और 4 लिमिटेशंस, एंड अब हम इनको एक एक करके देखेंगे. सो व्हाट आर द 4 लिमिटेशंस और 4 कंडीशंस? लेट्स स्टार्ट one by one. So first one is, say कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं व्हेन बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा या फिर वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन. देखिए, ऑर्डिनेंस तभी बन सकती है जब पार्लियामेंट लॉ इनैक्ट करने के सिचुएशन में नहीं है. ये तभी हो सकता है जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या फिर कोई एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि लॉ इनैक्ट करने के लिए तो बिल तो दोनों हाउस से पास होना चाहिए. तो ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और one of the houses of parliament are not in session. एक क्वेश्चन में you can ask कि मैम what if कि पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन एंड प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया, तो क्या होगा? सो इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन एंड प्रेसिडेंट प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस, दैट ऑर्डिनेंस विल बी वॉइड. याद रखेंगे आप, ये हो ही नहीं सकता कि पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट इज इन सेशन एंड साइमल्टेनियसली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दे. ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड that ordinance making power is not a parallel power. याद रखेंगे आप, not a parallel power of legislation. Parallel power of legislation मतलब what is mean by parallel power? कि दो बॉडी जो है एक साथ लॉ बना रही है, यानी पार्लियामेंट सेशन में भी है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहे हैं, बट दिस कैनॉट हैपन इन आवर इंडियन सिनेरियो. सो डू रिमेंबर that if parliament is in session, then it is authorized to make law on any subject. और उस सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं, then ordinance will be void, and that is why it is said that ordinance making power is not a parallel power of legislation. याद रखेंगे आप? Okay. Now come to second limitation. What is the second limitation? That it is subject to promulgation of ordinance is subject to satisfaction of the precedents. यानी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने से पहले प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट to satisfy that a situation has arisen in the country that demands immediate legislation, urgent legislation on certain subject. So presidential satisfaction जरूरी है किस चीज का? That a situation has arisen that demands urgent legislation. तभी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया कर सकते हैं प्रेसिडेंट. अब इससे इंपॉर्टेंट एक केस है, दैट यू शुड रिमेंबर, आरसी कूपर केस. आरसी कूपर केस ये 1970 का केस है, तब केशवानंद भारती जजमेंट नहीं आया था. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चनड. उस समय द टर्म जुडिशियल रिव्यू वाज नॉट कॉइन्ड. सो आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन को क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ माला फिडे एक्सेट्रा. ठीक है. अगेन नाउ पार्लियामेंट पास्ड 38th amendment and through it made satisfaction of the president final and conclusive. 38th amendment आरसी कूपर केस के बाद पार्लियामेंट लाती है, प्रिसाइजली इन 75, and it made satisfaction of the president final and conclusive. And again 44th amendment act आता है, 44th amendment in
1978, and it deleted this provision of 38th Amendment, and this made satisfaction of the president subject to judicial review. ये याद रखेंगे. So the current scenario is कि satisfaction of the president is subject to judicial review on the ground of mala fide or mala fide. ये याद रखेंगे आप. So first condition is कि first limitation is कि ordinance making power is not a parallel power of legislation. Secondly, ordinance can be promulgated only when president is satisfied that a situation has arisen that requires urgent or immediate legislation, and this presidential satisfaction is subject to judicial review on the ground of mala fide. It can be questioned in court of law. Now come to third limitation. What is the third limitation? Third limitation, you should remember that the ordinance making power is coextensive power except duration. अब हम ड्यूरेशन जो है वो फोर्थ पिलर में देखेंगे. ड्यूरेशन हम फोर्थ पिलर में देखेंगे. अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोएक्सटेंसिव. देखिए ये याद रखिएगा दो वर्ड, पैरेलल एंड कोएक्सटेंसिव. पैरेलल पावर नहीं है बट कोएक्सटेंसिव पावर है. व्हाट इज मीन्ड बाय कोएक्सटेंसिव? सो कोएक्सटेंसिव का दो मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स on which parliament has authority to make law. सिंपल शब्दों में बताऊं, पार्लियामेंट जिन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन बना सकती है, लेजिस्लेशन इनेक्ट कर सकती है, उन सारे मसलों पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं. सो कोई एक्सटेंसिव पावर का एक मतलब ये होता है. व्हाट इज सेकेंड मीनिंग? सेकेंड मीनिंग इज दैट the ordinance making power of the president is subject to same constitutional limitation as an act of parliament. पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है और उस पे उस पावर के एक्सरसाइज में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन अप्लाई होंगे जब when it comes to ordinance making of power of the president. So कोएक्सटेंसिव का एक पॉजिटिव मतलब है, एक नेगेटिव मतलब है. पॉजिटिव मतलब कि उन सारे मसलों पे जिससे पार्लियामेंट लॉ इनेक्ट करती है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. एंड नेगेटिव मतलब है यानी लिमिटेशन है कि पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर पे जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे लगेंगे. नाउ कम टू फोर्थ एंड द लास्ट लिमिटेशन, और इसको हम नीचे कर लेंगे यहाँ पे. सो द लास्ट लिमिटेशन इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल. सी हमने देखा कि ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट की जा सकती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, राइट? और इसका नेचर हमने क्या देखा? टेम्पररी लॉ. नेचर हमने देखा यहाँ पे टेम्पररी है, यानी दिस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. एक बार पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है देन दिस हैज टू बी अप्रूव्ड. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन कि एक बार पार्लियामेंट सेशन में आ गई, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस सेशन में आ गए, तो विदिन 6 weeks of their reassembly the parliament has to ratify or approve this ordinance. एक बार दोनों हाउसेस रीअसेंबल हो गई, पार्लियामेंट सेशन में आ गया, तो जो ऑर्डिनेंस है जो प्रोमलगेट हुआ है वो पार्लियामेंट के सामने सबमिट करना पड़ेगा फॉर देयर अप्रूवल. एंड विद इन 6 weeks द पार्लियामेंट हैज टू रेटिफाई और अप्रूव.
अगर 6 हफ्ते हो गए हैं, विद इन 6 वीक्स हो गई है और पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो ये एक्ट बन जाएगा। और विद इन 6 वीक्स अगर पार्लियामेंट के हाउसेस कोई एक्शन ही नहीं लेती है, इफ पार्लियामेंट के जस्ट अ मिनट विद इन 6 वीक्स पार्लियामेंट कोई एक्शन ही नहीं लेती है, देन दिस ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट। क्लियर है ये? अगर विद इन 6 वीक्स पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, इट विल बिकम एन एक्ट फॉर परपेचुइटी। अगर पार्लियामेंट ने विद इन 6 वीक्स कोई एक्शन नहीं लिया तो इट विल सीज टू ऑपरेट। अगेन अगर इस 6 वीक की जरूरत भी नहीं है, पार्लियामेंट एक सेपरेट रिजोल्यूशन पास कर दे, कि डिसअप्रूवल का, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो द ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि यानी मैक्सिमम पार्लियामेंट जब रीअसेंबल हो गई है उसके मैक्सिमम 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस की लाइफ रह सकती है अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी कहना है कि 2 सेशंस के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। यानी पार्लियामेंट सेशन में ना रहे, इसका गैप कितने मंथ हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। और मैक्सिमम पीरियड विद इन विच कि पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को अप्रूव भी ना करे और ऑर्डिनेंस लाइव रहे, ये कितना हो सकता है, 6 वीक्स हो सकता है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के ऑर्डिनेंस लाइव रह सकता है, वो आप क्या बताएंगे, 6 मंथ्स एंड 6 वीक। The maximum period for which the ordinance can be survived without parliamentary approval, ये 6 मंथ्स 6 वीक्स आप याद रखेंगे। Besides, again, let's go to the जिस तरह से एक तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल से इसको सीज टू ऑपरेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर सकती है। बिसाइड्स, जिस तरह से प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, उसी तरह से एक सब्सिक्वेंट प्रोमलगेशन से प्रेसिडेंट कैन विथड्रॉ दैट ऑर्डिनेंस। एंड याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट दिस ordinance making power is not a discretionary power. It is exercised on the and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. So याद रखेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट इसको एक्सरसाइज करते हैं ऑन द एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगेन क्वेश्चन उठता है कि क्या ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव में प्रोमलगेट किया जा सकते हैं? जस्ट अ मिनट, रेट्रोस्पेक्टिव, कैन ऑर्डिनेंस बी प्रोमलगेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी इसका इफेक्ट प्रीवियस डेट से हो? तो आंसर इज यस। याद रखेंगे आप, कैन ऑर्डिनेंस repeal or amend parliamentary law? Parliamentary law? So answer is yes. Can ordinance alter or amend? Can ordinance alter tax laws? क्या ऑर्डिनेंस इश्यू करके टैक्स लॉज अल्टर की जा सकती है? सो आंसर इज यस। ये आप याद रखेंगे। अब एक डीसी वाधवा केस आता है, उससे पहले आप एक बात याद रखेंगे कि रूल्स ऑफ लोकसभा क्या कहती है।
रूल्स ऑफ लोकसभा क्या कहती है? रूल्स ऑफ लोकसभा कहती है कि जब भी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल पार्लियामेंट में लेकर आती है, तो साथ ही साथ उसको एक स्टेटमेंट भी लेकर आना होगा और वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगी कि ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए थे दो जो कि इमीडिएट लेजिस्लेशन वारंट कर रहे थे. What were the circumstances that required or warranted or necessitated immediate legislation? This the government has to this government have to explain in the Lok Sabha while introducing a bill replacing an ordinance. ये आप याद रखेंगे. Lastly, DC वाधवा केस बहुत फेमस केस है, ये आप मेंस में लिखते हैं. 1987 का केस है. इसमें सिर्फ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आपको बता देती हूँ कि कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को आप स्टेट लेजिस्लेचर के सब्स्टिट्यूशन की तरह नहीं देख सकते हैं. सो दिस वाज द की ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट. एंड जब हम मेल्स के लिए पढ़ेंगे देन वी विल बी सीइंग दिस केसेस इन डिटेल. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. देखिए A4 की एक शीट अगर आपने ली होगी तो ये सारी की सारी जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक A4 शीट में आ जाएगी, कंडेंस हो जाएगी. और ट्रस्ट कीजिए अगर आप एसेंस लेकर अपने साथ जा रहे हैं देन आपको कोई पॉलिटी में हाथ नहीं पकड़ सकता है. चलिए, नाउ वी हैव रीच्ड टू द, हम कहाँ पहुंच गए हैं, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो पार्डनिंग पावर ऑफ हम देखेंगे. सो देखिए, अगर हम देखें प्रिसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि ट्राइड एंड कन्विक्टेड है, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, 3 तरह के ऑफेंसेस में अगर उसको सेंटेंस मिला है, चाहे वो ऑफेंसेस यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो, चाहे वो कोर्ट मार्शल हो या फिर डेथ सेंटेंस हो, इन तीनों केसेस में जो पार्डनिंग पावर है किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. फॉर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू यूनियन लॉ, पनिशमेंट गिवन थ्रू कोर्ट मार्शल एंड डेथ सेंटेंस, इन तीनों के केस में पार्डनिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है थ्रू आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर, अब याद रखेंगे आप कि दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज एक्सरसाइज्ड ऑन एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आगे लिख लेंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. ठीक है. अब पर्पस है कि एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड पार्डनिंग पावर इज कम्स अंडर जुडिशियल पावर. तो प्रेसिडेंट में जुडिशियल पावर इन्वेस्ट करने का क्या पर्पस है? सो देयर आर 2 पर्पस ऑफ वेस्टिंग पार्डनिंग पावर इन द प्रेसिडेंट. व्हाट इज दैट? वन इज कि देखिए, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जुडिशरी से कोई एरर हो जाए, ठीक है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जुडिशरी से कोई एरर हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए एक रास्ता दिया गया है, दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो फर्स्ट इज टू करेक्ट एरर कमिटेड बाय जुडिशरी. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा. एंड दूसरा क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है इफ इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट इफ शी फील्स कि ये जो पनिशमेंट दिया गया है सर्टेन पर्सन को ये हार्श है, अनड्यूली हार्श है, सो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन प्रोवाइड रिलीफ, सर्टेन रिलीफ टू दैट पर्सन. सो टू प्रोवाइड रिलीफ इफ द प्रेसिडेंट फील की जो पनिशमेंट है वो अनड्यूली हार्श है. सो अनड्यूली हार्श पनिशमेंट के केस में सर्टेन
रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर वेस्ट की गई है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव में जुडिशियल पावर्स वेस्ट की गई है। सो ये है पूरा हमारा बेसिक। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इफ यू सी, प्रेसिडेंट exercises 5 types of pardoning power. What are they? First one is pardon. Second one is commutation. Third one is remission. Fourth one is respite. And fifth one is reprieve. अब हम एक एक करके सबका मतलब समझेंगे। सिर्फ पार्डन मतलब होता है कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट। कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट का मतलब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो दाग है ना वो पूरी तरह से धुल गया। दाग लगने के पहले आप जो थे, अब अगर प्रेसिडेंट ने आपको पार्डन ग्रांट कर दी तो दाग लगने के बाद क्या जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया आपके लाइफ से, यानी आपके जो सेंटेंस रहा, जो पनिशमेंट है और इस पनिशमेंट से जो डिस्क्वालिफिकेशन आया, सबका एब्सॉल्वमेंट। क्लियर है? एक ड्यूरेशन है जिसमें आपको किसी सेंटेंस से आपके ऊपर एक दाग लगा है, धब्बा लगा है। अगर प्रेसिडेंट ने आपके सेंटेंस को पार्डन कर दिया तो आप बिल्कुल वही पर्सन बन जाएंगे जिस समय आप पे वो धब्बा लगा था उससे बिल्कुल पहले के पर्सन हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सारे डिस्को जो भी इस सेंटेंस से जिस तरह की भी डिस्क्वालिफिकेशन आप पे लग रही थी वो खत्म हो जाएगा। सो पार्डन मतलब होता है कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ धुल जाता है पार्डन में। अब देखिए कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। सो कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट करना। याद रखेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में और मूवी भी देखी होगी, तो ये प्रेशर बनाया जा रहा था गांधी जी के ऊपर 1931 में कि वो जो भगत सिंह की डेथ सेंटेंस है उसका कम्यूटेशन के लिए वो डिमांड करे। ठीक है, तो कम्यूटेशन की बात की जा रही थी कि एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस को, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देना लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर डेथ सेंटेंस है तो इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इसका लाइटर क्या होगा डेथ सेंटेंस का? इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में। एंड अगर आपका पनिशमेंट ही रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है तो इसका लाइटर फॉर्म क्या होगा? ऑर्डिनरी इम्प्रिजनमेंट। सो कम्यूटेशन का मतलब होता है आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। अब रेमिशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हमने जो पनिशमेंट है उसके कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी कैरेक्टर को चेंज कर दिया। डेथ सेंटेंस का अपना एक कैरेक्टर है बट हमने उसको चेंज कर दिया इम्प्रिजनमेंट में। सो देयर इज अ कम्यूटेशन में चेंज ऑफ कैरेक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन जब रिमेशन की बात हम करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड रिड्यूस होता है विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। याद रखेंगे आप, रिमिशन में क्या रिड्यूस होता है? टाइम पीरियड रिड्यूस होता है लेकिन कैरेक्टर इंटैक्ट रहता है, कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है 5 years ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, राइट, तो ये आपका टाइम पीरियड है और आपके सेंटेंस का कैरेक्टर ये है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। सो अगर रेमिशन ग्रांट हुआ है आपको तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट को आप नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में, ऑर्डिनरी इम्प्रिजनमेंट में, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे। ये चेंज नहीं होगा।
चेंज क्या हो सकता है, 5 years को आप 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, लेकिन ये रहेगा क्या, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, याद रखेंगे आप। सो दिस इज रेमिशन। अब रिस्पाइट मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिस्पाइट? सो बेसिकली एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस को नोटिस में कर लेते हुए आपका जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब रिड्यूस में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। रिस्पाइट माने आपके स्पेशल जो पर्सन है उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसकी जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेसन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको डेथ सेंटेंस मिलता है एंड प्रेसिडेंट अगर उसको रिस्पाइट ग्रांट करते हैं तो वो डेथ सेंटेंस को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसके पीरियड को, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट किया गया तो उसको फिर एक उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपका जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस या लेसन कर दिया जाता है। लास्ट देखिए, रिप्राइव। रिप्राइव का ना लिटरल वर्ड होता है मोहलत। मोहलत, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया हो तो रिप्राइव का मतलब होता है मोहलत। बेसिकली जो सेंटेंस ऑलरेडी ग्रांटेड है किसी पर्सन को उस पे स्टे लगना फॉर लिमिटेड टेम्पोररी पीरियड का स्टे लगना को रिप्राइव करते हैं, सो दैट वो पर्सन कैन गो टू द प्रेसिडेंट एंड सीक ईदर पार्डन और कम्यूटेशन। देखिए दो ही, अगर डेथ सेंटेंस से कुछ बचा सकता है तो आपको पार्डन बचा सकता है या फिर कम्यूटेशन बता सकता है। रेमिशन में आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस देख के आप सिर्फ जो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हर किसी के साथ हो नहीं सकता। सो रिप्राइव में बेसिकली स्टे लगता है एग्जीक्यूशन पे और जनरली ये डेथ सेंटेंस में यूज होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, एंड दैट पर्सन who is about to be executed वो प्रेसिडेंट से सीख करता है इधर पार्डन और कम्यूटेशन। सो ये आप याद रखेंगे, these are the 5 types of pardoning power that is exercised by president on the ad and advice of council of ministers headed by prime minister। अब आइए, अगर हम थोड़ा सा गवर्नर के पार्डनिंग पावर से भी इसको कंपेयर कर लेते हैं तो अंडर आर्टिकल 1, इफ यू रीड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लॉज, राइट। लेकिन आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से हैं, यूनियन लॉ है, कोर्ट मार्शल है एंड पार्डन। पार्डन में कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट। अब याद रखेंगे आप कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है इन दोनों में कि कोर्ट मार्शल के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल से अगर कोई किसी को सेंटेंस दिया गया है तो ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट कोर्ट मार्शल पार्डन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल एंड सॉरी ये पार्डन ही डेथ सेंटेंस या होगा। सो ये पहला डिफरेंस ये है। दूसरा कि डेथ सेंटेंस के केस में कंप्लीट पार्डन यानी हो गया कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है। सो दो डिफरेंसेस है, कोर्ट मार्शल से अगर सेंटेंस किसी को मिला है तो ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन एंड डेथ सेंटेंस में ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट कंप्लीट पार्डन, कंप्लीट एब्सॉल्वमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट लॉ भी है जो कि डेथ सेंटेंस किसी ऑफेंस पे प्रिस्क्राइब करती है तो उसका भी पार्डन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। याद रखिएगा डेथ सेंटेंस में पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, चाहे वो डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया है अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ यूनियन लॉ और अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ स्टेट लॉ, ठीक है। बाकी डेथ सेंटेंस में बाकी सारा चीज कम्यूटेशन, देन हमारा रिस्पाइट, रिप्राइव यानी स्टे, ये सारा
गवर्नर एक्सरसाइज कर सकता है। कम्यूटेशन यानी चेंज ऑफ नेचर, रिस्पाइट यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस को देख के लेसर सेंटेंस दे दिया जाए, रिप्राइव यानी स्टे लगा दिया जाए, ये सारा प्रेसिडेंट गवर्नर कैन एक्सरसाइज। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस गवर्नर कैन आल्सो एक्सरसाइज कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, बट पार्डन यानी कंप्लीट एब्सॉल्वेंट फ्रॉम द पनिशमेंट ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों में है। प्लीज डू रिमेंबर इट। लास्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट अगेन कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वन ऑफ इट्स जजमेंट सेड दैट pardoning power of the president is subject to judicial review on the ground that it was malified, arbitrary, irrational, etc. discretionary, etc. So ये आप याद रखेंगे, pardoning power of the president is again judicial review, subject to judicial review. दूसरी बात याद रखेंगे आप कि जो प्रेसिडेंट है, मान लीजिए कि किसी मसले पे कोर्ट ने, किसी ऑफेंस के अगेंस्ट कोर्ट ने कोई एक सेंटेंस सुनाई है, तो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट हैज ऑल अथॉरिटी टू टेक अ डिफरेंट स्टांस फ्रॉम कोर्ट. सो प्रेसिडेंट कैन टेक डिफरेंट स्टांस ऑल्सो. लास्टली अगेन प्रेसिडेंट ने क्या फाइनल डिसीजन लिया है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन. प्रेसिडेंट रीजन दे ये जरूरी नहीं है, चाहे वो पार्डन करे या ना करे, जो भी प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है उसके लिए रीजन दिए जाए, ये जरूरी नहीं है. बस आप याद रखेंगे कि पार्डनिंग पावर इज एक्सरसाइज ऑन द at and advice of Council of Ministers. It is not a discretionary power and it is subject to judicial review on the grounds of mala fide, arbitrary, irrational, discriminatory, etc. प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का डिफरेंस याद रखेंगे कि डेथ सेंटेंसेस के केस में पार्डन का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है. चाहे स्टेट लॉ ही कोई डेथ सेंटेंस क्यों ना प्रिस्क्राइब कर रही हो, उसका पार्डन हु विल डू, ओनली प्रेसिडेंट. यस, गवर्नर इज in power to commute the sentence, to grant respite, to grant reprieve, stay लगा सकते हैं, लेसर सेंटेंस ग्रांट कर सकते हैं on the ground of special fact, या फिर the governor can substitute a death sentence into other forms of sentences, but governor cannot grant complete pardon, that is complete absolvement from the sentence. So this is all about pardoning power. मैं उम्मीद करती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको समझ में आ रहा होगा. जिनका पॉलिटी कवर नहीं भी हुआ है, एक बार ही पढ़े हैं या डर लग रहा है, या फिर जिनको भी रिवाइज करनी है, these classes are going to be very helpful for you. Lastly, now we will see constitutional position of the President of India. What is the constitutional position? See, in the scheme of parliamentary form of government, the constitution is provided as a parliamentary form of government, and we have dual executive, right? One is nominal and another is real, and president is a nominal executive and real executive is council of ministers headed by prime minister. So if you see जो Indian constitution में president का position है, that is same position that is similar to the position of king in English constitution, right? So president is merely a nominal executive, but constitution के 3 articles हैं that you should get by heart. Constitution के 3 articles हैं that you should get by heart, that is article 53, article 74 and article 75, and these 3 articles helps us, gives us a sense of clarity when estimating the position of president in constitution. So article 53 says that all executive powers of the union shall be vested in president. All executive power of the union shall be vested in president, and it shall be exercised by him directly or indirectly. Indirectly through officers subordinate to him. So article 53 क्या कहता है कि all executive powers of the union shall be vested in president and they shall be exercised either directly by him or indirectly officers subordinate to him.
आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय, ये तो आपको याद हो गया होगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, and this institution, council of ministers headed by prime minister, shall, the word is important, shall add and advise the president in exercise of his function. So यहाँ पे shall word है, यानी जो भी council of ministers advice tender करते हैं, that is binding. And last is article 75, and it says that council of ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha, and this is bedrock of responsible. Yes, it is. This is the bedrock of parliamentary democracy. So Article 75, collective responsibility. Article 74, institution of Council of Ministers headed by Prime Minister shall be advising President in the exercise of his functions. And Article 54 says that all executive powers of the President of the Union are vested in the President. So these are the three exercises, three articles that you should understand, get by heart. Again, the 44th amendment, two amendments we need to take into consideration, 42nd amendment and 44th amendment. By 42nd amendment 1976 and 44th amendment 1978, do remember the years also, क्योंकि की जो मेजर अमेंडमेंट्स है ना वो क्रोनोलॉजी में आपसे पूछे जा सकते हैं. So 42nd amendment said that advice tendered by the council of ministers shall be binding. यहां से इन्होंने 42nd अमेंडमेंट से बाइंडिंग वर्ड इंट्रोड्यूस किया. दिस 44th अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली केप्ट द एसेंस इंटैक्ट दैट एडवाइस विल बी बाइंडिंग, राइट. हमने देखा शैल वर्ड है, बट it gave a window that president can return that advice once for reconsideration of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम. एंड एक बार ये जो इंस्टीट्यूशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम रिकंसिडर्ड एडवाइस टेंडर करती है तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. सो बेसिकली बाइंडिंग तो 42nd से बाइंडिंग किया गया एडवाइस ये कंसिस्टेंट रहा, बट 44th से एक विंडो दी गई प्रेसिडेंट को. विंडो किस लिए? दैट प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस. President can ask his council of ministers to reconsider that advice. And एक बार council of ministers advice reconsider करके टेंड करते हैं, then it will be binding on the president. Last thing, see हमने यहाँ पे shall, देखिए ये कहते हैं कि as Article 74 says, and by virtue of 42nd and 44th amendment, the advice given by the Council of Ministers is binding on the President. So the Constitution in its all possibility do not envisage President to act in his discretion. So basically President के पास कोई constitutional discretion नहीं है, but कुछ ऐसे situations हैं जहाँ पे Constitution ने envisage किया President को to act in his discretion. So that is known as situational discretion. और ये आप गेट बाय हार्ट कर लेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस. पहला बात कि पहला है सिचुएशनल डिस्क्रिशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. दो सिचुएशंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, दो सिचुएशंस है एक्चुअली. अगर वो सिचुएशंस अराइज होते हैं देन इट इज एक्सपेक्टेड बाय प्रेसिडेंट टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन से सिचुएशन है? इन केस ऑफ हंग असेंबली, यानी किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है. एंड दूसरा सिचुएशन है कि प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, डाइज इन ऑफिस एंड देयर इज नो सक्सेसर. कोई सक्सेसर, क्लियर सक्सेसर उभर के नहीं आ रहा है. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डाइज इन ऑफिस मींस कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ है. So in both scenarios, that is in case of hung assembly and when prime minister dies in office and there is no obvious successor, इस केस में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट कैन
exercise discretion. Secondly, dissolution, dismissal of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, देन प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. एक ऐसा सिचुएशन है जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हाउस का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, देन प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं. एंड लास्टली, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंस ही लूज कर दिया है तो इन दैट केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी डिस्मिस्ड एंड लोकसभा विल बी डिसॉल्व. सो दीज आर द सिचुएशंस. अगर ये सिचुएशंस अराइज होते हैं, इन दैट सिचुएशन, इन सिनारियोज में इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन हिज और हर डिस्क्रेशन. एंड इसीलिए इसको सिचुएशनल डिस्क्रिशन करते हैं, क्योंकि द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर डिस्क्रिशनरी पावर इज सब्जेक्ट टू दिस सिचुएशंस. कि अगर ऐसे सिचुएशंस बनते हैं, देन ओनली प्रेसिडेंट विल एक्सरसाइज हिज discretionary power. Okay, so with this we have come to the end of our class, and we have discussed three most important powers of the president, that is pardoning power, veto power, and ordinance making power. And simultaneously we have assessed the constitutional position of the government through the help of three articles, 53, 74 and 75. And simultaneously we have seen what are the situational discretions of the president. I promise you, do get these things. इसको बिल्कुल get by heart कर लीजिए. आप पॉलिटी से प्यार हो जाएगा आपको. एंड पॉलिटी में आप, अगर आपसे नहीं बन रहा, अगर बिल्कुल जो एसेंस यहाँ पे दिया जा रहा है और आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं, तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आया है यूपीएससी ने. ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए मेरा टेस्ट कर रही है, मेरा और मेरे टेस्ट कर रही है यूपीएससी की, मैं कितने क्वेश्चंस छोड़ पा रहा हूँ. सो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करेंगे. शाम को 7, 7:30 के अराउंड आपकी मैपिंग की क्लास आएगी, नॉर्थ अमेरिका मैप करेंगे. एंड टुमारो वी विल हैव अनदर पॉलिटी क्लास, एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी पीवाईक्यू क्लासेस. एंड पॉलिटी और आईआर के आपके करंट अफेयर्स भी करा के भेजेंगे आपको. बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए. Thank you very much.